जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ नाइन्थ की क्लास में, जिसमें हम मैथ पढ़ रहे थे। और मैथ में हमारा जो चैप्टर था वो था हमारा नंबर सिस्टम। और हम सभी नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। उसमें हमने कई सारी संख्याओं को जाना था, जिसमें से हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था परिमेय संख्याओं को हमने पहचानना सीखा था कि जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकें। हमने कुछ इसके एग्जाम्पल समझे थे कि p और q हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। फिर हमने दशमलव में जाना था कि अगर दशमलव से हमारा फ्रैक्शन में चेंज हो रहा, भिन्न में चेंज हो रहा नंबर, तो वो भी हमारा पूर्णांक होगा। पूर्णांक तो होगा ही, साथ में परिमेय भी होगा। ठीक। हमने ये भी जाना था कि अंडर रूट के अंदर कोई नंबर अगर किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो रहा है, अगर वो नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो भी हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक। अगर लेकिन अंडर रूट के अंदर किसी नंबर का स्क्वायर होता है, यानी वो नंबर किसी का स्क्वायर है, जैसे 64 8 का स्क्वायर है हमारा, तो यानी ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। और फिर हमने अनावर्ती और आवर्ती में अंतर समझा था। अनावर्ती यानी दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट ना हो, तो उसे हम अनावर्ती कहते हैं, लेकिन उसे हम परिमेय नहीं कहते, वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन जो हमारा आवर्ती है, जो दशमलव के बाद नंबर हमारा क्या होता है, रिपीट होता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ध्यान रखना आपको कि आवर्ती हमारा परिमेय संख्या में आता है। चलिए, फिर मैंने आपको कल एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपसे आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, याद है किसी को? क्या क्वेश्चन दिया था? किसी को याद नहीं? सब ढक्कन है। चलिए, नहीं पता किसी को तो मैं ही बताता हूँ कि मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था। आइए, मैंने आपसे कल पूछा था कि 3.25 3.25 में हम इसको 2 और इसको 5 क्यों पढ़ रहे हैं, इसको एक साथ 25 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था। तो है किसी बच्चे के पास जवाब? है तो बहुत बढ़िया। नहीं पता किसी को? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे समझिए ध्यान से, मैं कहता हूँ जैसे ये क्या लिखा है 35। क्यों कर रहे हैं आपसे 35? क्योंकि 5 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 5 होगी, और जो 3 की जो वैल्यू हो प्लेस वैल्यू होगी, यानी स्थानीय मान, वो कितनी होगी? 30 होगी। 5 की 5 होगी और 3 की 30 होगी। तो आप कह रहे हैं कि सर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, 30 + 5 लिखा हुआ है, और जब 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35 नहीं आएगा हमारा, इसीलिए हम इसको 35 पढ़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट के केस में क्या है, दशमलव के केस में क्या है? अगर हम अगर हम किसका, इसी नंबर का 3.25 में इसकी प्लेस वैल्यू देखें, इसका स्थानीय मान देखें, क्या आएगा? जैसे मैंने आपसे पूछा कि 3, इसका स्थानीय मान क्या आएगा? तो 3 ही आएगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट के पहले पॉइंट के पहले जैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह ही हम निकालते हैं। जैसे 1 से 10 100 हमारा होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, उसी तरह निकालते हैं। तो पॉइंट के पहले हमें 1 10 100 इसी तरह ही पढ़ना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक, इसी तरह हमें पढ़ना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू 3 होगा, स्थानीय मान 3 होगा। लेकिन पॉइंट के बाद जो 2 होगा, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू होगी हमारी 2/10। क्या होगी? 2/10। क्यों होगी? क्योंकि आपको दिख रहा कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट बन रहा हमारा 2, पॉइंट के बाद 1 डिजिट पर ही तो है हमारा 2। नहीं समझे? अरे पॉइंट के तुरंत बाद है ना, तो जब पॉइंट के तुरंत बाद है, यानी एक ही डिजिट पर लिखा हुआ है, यानी इसलिए तो एक जीरो लगा है नीचे। एक जीरो का मतलब क्या है? पॉइंट के तुरंत बाद एक जीरो का मीन्स क्या है कि 2 के
जस्ट बगल में क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, इसलिए देखो 2 के बगल में पॉइंट है, इसलिए अपन में क्या आया, 10 आया। और जो 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 5 अपॉन, अब देखो पॉइंट के बाद 5 को मिलाकर कितने डिजिट बन रहा है, 2 जीरो, वो 2 डिजिट बन रहा है, यानी 5 के अपॉन में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, इसलिए 5 की जो प्लेस वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 5/100। 2 जीरो क्यों आए, क्योंकि देखिए 2 जीरो का मतलब क्या है कि 5 को मिलाकर ऊपर 2 डिजिट बाद क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, 1 2, फिर ये पॉइंट हो गया हमारा, 1 2, फिर ये पॉइंट, क्या 2 डिजिट बाद पॉइंट नहीं लग रहा, इसलिए तो दूसरे डिजिट पर कौन है हमारा, 5, इसलिए 5 के अपॉन में 100 है। 2 हमारा जीरो के जस्ट बगल में लिखा था, यानी 1 डिजिट पर लिखा है, जब 1 डिजिट पर लिखा है तो इसीलिए 2 के अपॉन में क्या आया, 1 जीरो आया। समझ पा रहे हैं, आप सभी समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो 2 की प्लेस वैल्यू है वो 2/10 है, जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो 5/100 है। तो अगर मैं 2/10 और 5/100 को प्लस करूँगा तो अब मुझे बताइए क्या 25 आ सकता है, बताइए, इनको प्लस करने पर क्या 25 आ सकता है, नहीं ना, इसीलिए हम पॉइंट के बाद एक साथ मिलाकर नहीं पढ़ते, 25, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते। समझ पा रहे हैं, हम 25 क्यों नहीं पढ़ रहे हैं एक साथ पॉइंट के बाद मिलाकर, क्योंकि जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनकी अपनी अलग अलग प्लेस वैल्यू बन जाती है, ये 2/10 हो जाता है, ये 5/100 हो जाता है, और इनको प्लस करने पर 25 नहीं आता, इसीलिए हम इसको अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। ध्यान रखिएगा, पॉइंट के बाद हम हर एक डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि हम पॉइंट के बाद डिजिट को, हर एक नंबर को पॉइंट के बाद अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, मिलाकर क्यों नहीं पढ़ते हैं। ठीक, मिलाकर इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि उनको प्लस करने पर वही नंबर नहीं आता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, मैंने कहा था कि जैसे 36 है हमारा, तो 6 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो 6 होगी, और जो 3 की प्लेस वैल्यू होगी, क्योंकि इकाई दहाई टेंस प्लेस पर आ रहा है हमारा, तो ये 30 बनेगा, और 30 + 6 करूँगा तो 36 नहीं आएगा हमारा। लेकिन जैसे मैंने इनकी प्लेस वैल्यू निकाली, क्या इनको प्लस करने पर 25 आएगा, नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 0.25 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो, इसीलिए हम इनको मिलाकर नहीं पढ़ते। समझ पा रहे हैं मेरी बात आप, चलिए आइए आगे की क्लास को हम शुरुआत करते हैं और आगे इसको पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखिए, ये हमारा कल का एक क्वेश्चन था, जो मेरे ढक्कन को क्वेश्चन था, मैंने एक ढक्कन से पूछा था क्वेश्चन, चलिए उसको भी आंसर मिल गया होगा और आप सभी को भी आंसर मिल गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम एक घर के जो छोटे नन्हे मुन्ने हैं उनसे और मिलते हैं, जिनको आपने कहाँ पर देखा होगा, मैं बताता हूँ आपने कहाँ पर देखा होगा। इनको आपने वहाँ पर देखा होगा, आप जानते हैं कौन, गेहूँ, गेहूँ होता है हमारा, गेहूँ, कुछ ऐसे टाइप में गेहूँ, ठीक, गेहूँ हमारा हो गया बोरी में रखा हुआ ऐसा गेहूँ, ठीक, ऐसे गेहूँ में, बोरी में गेहूँ बहुत सारे से भरा हुआ है, ठीक, और इसमें हमारे छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलते हैं, इसमें छोटे छोटे आपको क्या देखने को मिलते हैं, पता चल गया, गेहूँ में क्या देखने को मिलता है, पाई, देखा आपने पाई, हाँ तो वही उसी को जानेंगे हम, पाई, देखिए, तो पाई, पाई क्या है, मैंने आपसे पूछा पाई क्या है, आपको पता है पाई, नहीं पता, देखिए जो पाई की वैल्यू होती है हमारी, वो लगभग कितनी होती है, 22/7, क्या होती है, 22/7, जो पाई की वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है, 22/7, ठीक,
ध्यान रखिएगा। और इसी की वैल्यू हमारी लगभग किससे मैच करती है? 3.14। कहने का मीन्स है जो पाई की वैल्यू है वो इसके आगे अभी और चल रही होती है, ठीक। लेकिन हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी केवल इतनी ही वैल्यू ले लेते हैं, या कभी कभी उसकी 22/7 ही वैल्यू लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 7 का डिवाइड 22 में करेंगे तो देखो 7 3 21, 1.017, 10 में 7 जाएगा 3, फिर 0, फिर 7 4 जा 28, फिर 10 मिनट जाएगा 2। कहने को देखो कि जो पाई की वैल्यू वो कंटिन्यू चलती जा रही है। और जब हम 7 का डिवाइड 22 में करते हैं तो उसकी भी जो वैल्यू है कुछ डेसिमल के कुछ पॉइंट तक पाई की जो वैल्यू है उससे मिलती है। मैंने कहा कि जैसे मैंने 7 का डिवाइड 22 में किया तो 3.14 आया। तो देखो जो पाई की वैल्यू है वो भी 3.14 इससे मिल रही है। लेकिन इसके आगे जो पाई की वैल्यू है वो चेंज होती है, और जो 3.14 है 7 का डिवाइड करने पर इसकी भी आगे वैल्यू चेंज होती रहती है हमारी, ठीक। समझ पा रहे हैं आप कि जो पाई की वैल्यू है 3.14 और जो इसकी एक और वैल्यू है 22/7 वो लगभग सेम मिलते हैं, शुरुआत के डिजिट्स में सेम मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इनको आगे डिवाइड करते हैं तो इनकी जो डिजिट्स आगे की जो डिजिट्स हैं वो क्या होने लगती है? चेंज होने लगती हैं। फिर वो डिजिट्स हमारे मैच नहीं करते। पाई की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता, हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू ले लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, क्या कि आप पता करके आएंगे कि पाई हमारा इस दुनिया में आया तो आया कैसे, इस दुनिया में आया कैसे, ठीक। कौन इसको लाया, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, क्यों लाया गया इसको, क्या ज़रूरत है, क्या इसके बिना खाना किसी का नहीं डाइजेस्ट हो रहा था, क्या दिक्कत थी बिना पाई के। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आप पता करके आइएगा, ठीक। चलिए तो आपको इसमें समझना क्या है? अच्छा हमने पाई को जाना, लेकिन इसमें समझना क्या है हमें? हमें इसमें ये समझना है कि जो हमारा पाई है वो परिमेय नहीं है। जो हमारा पाई है वो हमारा परिमेय नहीं है। परिमेय मतलब रेशनल, ये हमारा रेशनल नहीं है। लेकिन जो इसकी वैल्यू है, जो लगभग इसकी वैल्यू है 22/7, ये हमारा परिमेय है। क्योंकि जब हम 7 का डिवाइड 22 में करेंगे तो पॉइंट के बाद एक ऐसा कंडीशन आएगी जिसमें डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू है पॉइंट के बाद वो कैसी आएगी? सेम आएगी। कहने का मीन्स है जब आप 7 का डिवाइड 22 में करते रहेंगे 3.14 फिर ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, फिर एक समय फिर हमारा ये 14 आएगा, फिर जो यहाँ की वैल्यू थी वो सेम फिर मैच करेंगे, फिर डिवाइड करने के बाद फिर 14 आएगा, फिर जो यहाँ की वैल्यू थी वो सेम फिर आएंगी। कहने का मीन्स है कल हमने यही तो सीखा था कि पॉइंट के बाद अगर कोई फिक्स पैटर्न बन रहा हो, देखो एक फिक्स पैटर्न बन रहा हो, एक फिक्स पैटर्न बन रहा हो। फिक्स पैटर्न का मतलब है कि नंबर हमारा रिपीट हो रहा हो। देखो 14 फिर कुछ डिजिट और आएंगे, फिर आगे चल के 14 आएगा, फिर जो यहाँ पे डिजिट सेम थी वही सेम यहाँ पर भी आएंगी, फिर 14 आएगा, फिर जो डिजिट्स यहाँ पर थी वही सेम यहाँ पर आएंगी। कहने के मीन्स है कि एक टाइम के बाद क्या नंबर्स हमारे पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद क्या नंबर्स हमारे रिपीट नहीं हो रहे हैं ना। तो क्या इसे हम आवर्ती नहीं कहते, रिकरिंग। आपने पढ़ा ही था कि अगर दशमलव के बाद हमारा रिकरिंग हो, आवर्ती हो, तो हमारा परिमेय संख्या होता है, रेशनल होता है। इसलिए हमारा ये 22/7 रेशनल होगा। नहीं समझे? फिर ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा पॉइंट के बाद ये नंबर 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, फिर 14 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, फिर 14 पॉइंट समथिंग कुछ आता रहेगा हमारा 14 समथिंग कुछ। तो क्या ये नंबर्स हमारे सेम नहीं आ रहे हैं?
सेम आएंगे। अब डिवाइड करके देखिए घर पर, सेम आएंगे हमारा। ठीक, और जब सेम आएंगे तो आपको पता ही है कि अगर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद नंबर हमारा सेम हो, नंबर हमारा सेम हो, जैसे आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि 2.35353535, तो उसमें वहाँ पे 3535 रिपीट कर रहा था। ऐसे यहाँ पे 14 और उसके साथ कुछ डिजिट आएंगे हमारी, फिर 14 हमारा कुछ डिजिट आएंगे, फिर 14 हमारा और उसके साथ कुछ डिजिट आएंगी, और वो सारी डिजिट कैसी होंगी, सेम होंगी। तो क्या हमारा ये आवर्ती नहीं बनेगा? आवर्ती बनेगा तो हमारा ये परिमेय संख्या भी बनेगा। इसलिए हमारा 22/7 परिमेय संख्या है। समझ पा रहे हैं कि हमारा 22/7 परिमेय संख्या कैसे है और क्यों है। ठीक, चलिए आगे जानते हैं। और हमें इसमें क्या जानना है कि जो हमारा परिमेय संख्या है, जो हमारा परिमेय संख्या है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जो हमारा परिमेय संख्या है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये हमारा परिमेय संख्या यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर हमारा अगली हेडिंग, यानी जो हमारे अगले रिश्तेदार हैं, कौन है हमारे? आइए मिलते हैं उनसे। वो हमारे जस्ट इन्हीं के अपोजिट हैं। कौन है हमारे वो? उनका नाम है हमारा अपरिमेय संख्या। उनका नाम क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। उनका नाम क्या है हमारा? अपरिमेय संख्या। ठीक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये जस्ट अपोजिट होता है हमारा किसका? परिमेय संख्या का। जो हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या, वो जस्ट अपोजिट होता है किसका? परिमेय संख्या का। हमने परिमेय संख्या में क्या पढ़ा था कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट ना कर सकें, लेकिन अपरिमेय, सॉरी मैं क्या कह गया, कि परिमेय संख्या वो है जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट कर सकें, लेकिन अपरिमेय वो होगा जिसे हम P/Q के फॉर्म में राइट ना कर सकें। जिसे अपरिमेय वो है जिसे हम P/Q के फॉर्म यानी रूप में राइट ना कर सकें, यानी उसको लिख ना सकें। ठीक, इरेशनल नंबर वो होंगे हमारे जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एग्जाम्पल में मैंने आपसे पूछा, बताइए मुझे कि √7 या √11, बताइए 11 किसी का स्क्वायर है? बताइए। बताइए, √11 किसी का स्क्वायर है? √7 किसी का स्क्वायर है? नहीं है ना? तो जब ये नहीं होंगे तो मैंने आपको बताया कि अंडर के अंदर जब कोई नंबर हो और वो किसी का स्क्वायर ना हो तो उसे हम परिमेय नहीं कहते। ये हमारा परिमेय नहीं है, और जो परिमेय नहीं होगा तो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे परिमेय में नहीं होंगे वो हमारे किस में आएंगे? अपरिमेय में आएंगे। तो जो हमारा √11 है वो अपरिमेय है, जो हमारा √7 है वो भी हमारा क्या है? अपरिमेय है। ठीक, इतना समझे आप? आगे देखते हैं हम। चलिए और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे लिखा है 2.103022,
3, 4, 2 ऐसे हमारा कंटिन्यू चल रहा है। बताइए क्या पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है? पॉइंट के बाद क्या कोई नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो यही समझना है हमें, जब हमारा पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ना कोई पैटर्न हमें दिख रहा है कि कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो इसे हम कहते हैं अनावर्ती। ये आपको पता ही है, अनावर्ती यानी नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। तो इसे हम परिमेय तो कह नहीं रहे थे, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय होगी, इरेशनल होगी। अगर हमारा दशमलव के बाद ये रिपीट हो रहा होता तो उसे हम परिमेय कहते, रेशनल कहते, जिसे हम रिकरिंग नंबर कहते हैं। नहीं सोच पा रहे? मैंने कहा दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद नंबर हमारा क्या हो रहा होता? रिपीट हो रहा होता, तो इसे हम परिमेय कहते हैं। लेकिन अगर दशमलव के बाद नंबर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, जिसे हम अपरिमेय कहेंगे। कितनी सिंपल सी बात है, समझ गए? क्यों ढक्कनो, समझ में आ रहा है? ठीक, समझते हो चलना। पिछला भूले बहुत मारूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अपरिमेय संख्या खत्म होने की कगार पर आ गया। बस इसमें हम एक पॉइंट और जानते हैं। क्या जानना है हमें? ध्यान रखिएगा कि जो हमारा अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। ठीक, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो हमारी अगली हेडिंग होगी, चलिए लगाते हैं। अगले रिश्तेदार से मिलते हैं। अगले जो हमारे रिश्तेदार हैं, कौन है हमारे? उनका नाम है, सुना है आपने, अभाज्य संख्या। सुना है इनका नाम? कौन है हमारे ये? अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर। ठीक, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये एक नंबर है 8, बताओ ये किस किस से कटता है? आप कहेंगे सर ये 1 के टेबल में भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, ऐसे 1 8 जा 8। क्या ये 1 के टेबल में नहीं आएगा? अब ये ना कहना कि मुझे 1 का टेबल नहीं आता, बहुत मारूंगा। 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, ध्यान रखिएगा। 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं, यानी 1 से सभी नंबर कटते हैं। फिर मैंने कहा 8 हमारा क्या खुद के टेबल में नहीं आएगा? आएगा ना, 8 1 जा 8। फिर हमारा 8 और किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, आएगा ना। तो यही आपको समझना है कि जो हमारा 1 है, 8 है, 2 है, 4 है, इन सभी से ये नंबर कट रहा है कि नहीं कट रहा? ठीक, तो इन्हें कहते हैं हम गुणनखंड। क्या कहते हैं? गुणनखंड। इंग्लिश में कहते हैं हम फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं हमारे? जो उस संख्या को काट रहे होते हैं। जैसे 1 से कट जाएगा 8, 8 से भी 8 कट जाएगा, फिर 2 से भी 8 कट जाएगा, 4 से भी 8 कट जाएगा। तो 8 के ये सभी क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। हो गए ना। ठीक, तब इसमें समझना क्या है? हमें समझना ये है कि अभाज्य संख्या क्या है। तो उसके पहले मुझे आपको गुणनखंड समझाना था। चलिए अब लिखेंगे हम कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ये आपको समझ में आया? आप एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिएगा कि 8 1 8 2 4 ऐसे, और लिख लीजिएगा कि ये हमारे, इनको लिख लीजिएगा कि ये हमारे क्या है? गुणनखंड है, जिसे हम कहते हैं फैक्टर। ठीक, चलिए लिखते हम अभाज्य संख्या क्या होती है।
आपने हेडिंग लगा ली, चलिए लिखिए, लिखिए वह संख्या, वह संख्या जिसके केवल, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। अभी मैंने आपको गुणनखंड बताया था, फैक्टर। वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। दैट नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, दैट नंबर विच हैज ओनली टू फैक्टर्स। वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ध्यान रखना है, कितने गुणनखंड? दो ही गुणनखंड। और गुणनखंड क्या होता है कि वह नंबर किस किस से कटता है, यानी केवल दो लोगों से ही वो नंबर कटे। वो दो नंबर हमारे कौन कौन से? एक तो एक हो गया हमारा, और एक वह खुद वह संख्या। ठीक, एक और खुद वह संख्या। समझ गए? चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेवन, सेवन हमारा किसके टेबल में आएगा? क्या वन के टेबल में नहीं आएगा? अभी मैंने आपको बताया था कि वन के टेबल में हमारे सभी नंबर आते हैं। फिर हर नंबर अपने टेबल में आता ही है। सेवन हमारा क्या खुद के टेबल में नहीं आता? सेवन वन जा सेवन। ठीक, बताइए सेवन, बताइए और किसी के टेबल में आता है सेवन? टू के टेबल में आता हो, फाइव के टेबल में। है कोई ऐसा ढक्कन जो बता सके है किसी के टेबल में, किसी के टेबल में सेवन आता हो हमारा? नहीं आता। हाँ, ढक्कन सही सोच रहा है कि सेवन हमारा किसी के टेबल में नहीं आता, वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। सेवन हमारा और किसी के टेबल में नहीं आता। तो कहने का मीन्स है कि इन्हें हम गुणनखंड नहीं कह रहे थे। आपको पता था ना कि जिनसे हम काट रहे हैं उन्हें क्या कहते थे हम? गुणनखंड। और इसके केवल कितने गुणनखंड है? दो ही तो गुणनखंड है। देख लो, एक ये गुणनखंड हमारा वन और एक गुणनखंड हमारा सेवन। दो ही तो गुणनखंड है। और हमने क्या पढ़ा, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं हम? आभाज्य संख्या कहते हैं। और देखो दो ही गुणनखंड में कौन कौन है? एक वन है हमारा और एक खुद व खुद संख्या है। ठीक, वन और वह खुद संख्या हो गया हमारा। तो जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो उसे कहते हैं हम आभाज्य संख्या। समझ पाए? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि टेन, टेन बताइए, तो आप तुरंत बताएंगे फटाफट, सर वन के टेबल में आएगा टेन, टेन के टेबल में आएगा टेन, और किसी के टेबल में आएगा? हाँ सर, टू के टेबल में आएगा। सर जी, सर फाइव के टेबल में भी आएगा। तो आपने देखा कि वन के टेबल में और टेन के टेबल में, मतलब टेन हमारा वन के टेबल में और खुद के टेबल में तो आता ही है, लेकिन साथ में ये टू के टेबल में भी आ रहा, फाइव के टेबल में भी आ रहा। तो क्या इसके गुणनखंड वन टू थ्री फोर, क्या इसके चार चार गुणनखंड नहीं हो गए? और बल्कि हमने आभाज्य संख्या में क्या समझा था? जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, और इसके तो चार चार गुणनखंड हो रहे ना। तो यानी ये हमारा आभाज्य संख्या नहीं होगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर तब होता कि जब इसके केवल दो ही गुणनखंड हो रहे होते हैं, ये केवल दो लोगों से ही कटता और किसी के टेबल से नहीं कटता। ठीक, समझ गए? चलिए आगे समझते हैं हम। अगली जो हमारे नए रिश्तेदार होंगे उनका नाम क्या है हमारा? चलिए उनसे भी मिलते हैं। उनका नाम है हमारा भाज्य संख्या। अभी आपने अभाज्य पढ़ा, अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम? अभाज्य। अभी आपने अभाज्य पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में कहते हैं इसको हम कंपोजिट नंबर। ठीक, चलिए समझते हैं भाज्य संख्या क्या होती है।
आइए समझते हैं भाज्य संख्या कि हमारी भाज्य संख्या क्या होती है। चलिए लिखते हैं, हम लिखेंगे, लिखिए वह संख्या वह संख्या, लिखेंगे, लिखिए वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। दैट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक, वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे समझेंगे हम, मैंने कहा कि 24, 24 में हमारा 24 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा, और बताइए किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 8 के टेबल में आएगा, यस 8 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 12 के भी टेबल में आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। देखिए हमारा 24 है, वो हमारा 1 के टेबल में भी आ रहा, और 24 के टेबल में यानी खुद के टेबल में आ रहा। कहने का मीन्स है कि वह नंबर जो 1 के टेबल में भी आए, खुद के टेबल में भी आए, और किसी नंबर के टेबल में भी आए, फिर समझिएगा, वह नंबर जो खुद के टेबल में भी आए, हर नंबर खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। वह नंबर जो 1 के टेबल में भी आए, खुद के टेबल में भी आए, पहाड़े में आए, और भी किसी नंबर के पहाड़े में आए, और भी किसी नंबर के टेबल में आए। जैसे ये 24 3 के टेबल में भी आता है। देखो इसके 2 फैक्टर तो हैं, 2 गुणनखंड है, एक 1 और एक वो नंबर खुद, लेकिन उसका एक तीसरा फैक्टर भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है ना। क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं है? जब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? मैंने क्या समझाया कि जो हमारा 24 है ये 1 से भी कटता है, 24 यानी खुद के टेबल में आता है, और इसके 2 से ज़्यादा भी फैक्टर हैं। देखो ये 3 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 4 से भी कट रहा, 6 से भी, 12 से भी। तो क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए, गुणनखंड नहीं हो गए? जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो ये हमारा कैसी संख्या बन जाएगी, भाज्य संख्या बन जाएगी। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। चलिए आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है हमें, देखिए कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम। जैसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए 1, जो हमारा 1 है वो कैसी संख्या है, भाज्य है यानी प्राइम है, कि कंपोजिट है, अभाज्य है। मैंने आपसे पूछा कि 1 हमारा भाज्य है कि अभाज्य है, प्राइम है कि कंपोजिट है, बताइए, लगाइए दिमाग। तो हमें चाहे भाज्य बताना हो और चाहे हमें अभाज्य बताना हो, हम दोनों को ही किसके बेस पर बताते हैं, किसके आधार पर बताते हैं, गुणनखंड यानी फैक्टर के आधार पर बताते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 के निकालेंगे फैक्टर। तो बताइए जो 1 है हमारा, जो हमारा 1 है वो किससे कटेगा, किससे कटेगा, 1 हमारा 1 से कटेगा, बताइए। और किसी के टेबल में 1 आता है, बताइए, और किसी के टेबल में 1 आता है,
मेरे हिसाब से तो नहीं आता। आप बताइए, कोई ऐसा ढक्कन हो जो बता सके, है कोई ढक्कन ऐसा? नहीं आता ना? वन। हाँ, नहीं आता। अब ये ना कहना सर, वन तो खुद के टेबल में आता है ना। अरे तो वो लिख तो दिया हमने कि वन वन के टेबल में आ रहा, यानी वो खुद ही के टेबल में तो आ रहा है, यानी इसका और कोई फैक्टर है? मेरे हिसाब से नहीं है। आप अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि सर वन हमारे इसके टेबल में भी आता है, आपने ये नंबर क्यों छोड़ दिया। ठीक, तो मेरे हिसाब से तो वन और किसी के टेबल में नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वन है उसका केवल एक ही फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, जिसका केवल एक ही गुणनखंड है। ठीक, जिसका केवल एक ही गुणनखंड है। तो समझिए, हमने अभाज्य क्या समझा है, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। कितने हो? दो गुणनखंड हो। और भाज्य में क्या समझा है, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो, दो से ज़्यादा गुणनखंड हो। लेकिन ना इसके दो गुणनखंड है ना दो से ज़्यादा गुणनखंड है, इसको तो केवल एक ही गुणनखंड है ना। ये समझे, इसका तो केवल एक ही गुणनखंड है, ये केवल खुद के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता ही नहीं है। तो यानी इसका केवल एक ही फैक्टर बन रहा है। और जब इसका केवल एक ही फैक्टर बन रहा है तो ना ये हमारा अभाज्य में आएगा और ना ही भाज्य में आएगा। देखो, केवल एक ही फैक्टर है ना, अभाज्य में आने के लिए कम से कम टू फैक्टर होने चाहिए थे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और भाज्य में आने के लिए इसको दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए थे। जब इसके दो ही फैक्टर नहीं तो दो से ज़्यादा फैक्टर क्या होंगे। इसीलिए हमारा वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो इसी बात को हम लिखने वाले हैं। देखिए, मैंने क्या कहा कि वन ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक, वन इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ओके, डन। चलिए, तो ये हमारा अभाज्य और भाज्य का एक पॉइंट खत्म होता है। चलिए, एक पॉइंट मैं आपसे और पूछता हूँ, बताइए सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी पूछी मैंने आपसे, छोटी, वो भी अभाज्य संख्या। ठीक, चलिए बताइए क्या है हमारी सबसे छोटी आभाज्य संख्या? आभाज्य संख्या पता है ना, जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, मतलब कहने का मीन से वो और किसी के टेबल में आ ही ना। जैसे 8 हमारा किसी के टेबल में आता है, 9 भी हमारा किसी के टेबल में आता है ना, 3 के टेबल में आता है, 12 भी हमारा और किसी नंबर के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो अभाज्य वो है जो किसी के टेबल में ना है, जो और किसी के टेबल में ना है। खुद को छोड़ दो और वन को छोड़ दो, और किसी के टेबल में ना है तो हम उसे कहेंगे अभाज्य। तो मेरे हिसाब से वन, तो ये तो अभाज्य में नहीं आ रहा था ना ही भाज्य में आ रहा था, तो इसको तुम गिनेंगे नहीं। फिर मैंने कहा टू, क्या टू हमारा किसी के टेबल में आता है? वन को छोड़ के और खुद को छोड़ के, और किसी के टेबल में आता है? नहीं आता ना। तो यानी ये हमारा अभाज्य है, इससे छोटा तो हमें कोई मिला नहीं। वन तो अभाज्य भी नहीं है ना ही भाज्य है, इसलिए हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? टू हो गई, क्योंकि टू से छोटा कोई है ही नहीं। अब आप कहेंगे सर टू से छोटा वन है, लेकिन वन तो हमारा अभाज्य और भाज्य दोनों ही नहीं था, ये मैं आपको समझा चुका हूँ ऊपर अभी। ठीक, तो सबसे छोटी
अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी। ठीक, और क्या समझने से आपको, और समझिएगा आप कि 2 जो हमारा है ये मात्र केवल एक ही सम अभाज्य संख्या है, केवल एक ही सम यानी इवन प्राइम नंबर है, सम अभाज्य संख्या है, इवन प्राइम नंबर है। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो ये एक ही सम अभाज्य संख्या, आपको और ऐसा कोई अभाज्य संख्या नहीं मिलेगी जो सम भी हो यानी इवन भी हो और अभाज्य भी हो। अगर आपको मिले तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको फूलों की माला पहनाएंगे। ठीक बेढक्कन, चलिए आगे समझते हैं। तो हमने सबसे छोटी अभाज्य संख्या समझा, अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या? तो सम तो आपको पता ही है कि 2 है, तो हम 2 को तो ले नहीं सकते क्योंकि सम में आता है। अब 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, क्या 3 हमारा अभाज्य संख्या है? 3 1 से कटता है और खुद से कटता है, और किसी के टेबल में तो आता नहीं है, तो यानी 3 हमारा अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य तो वो होने से केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसके केवल 2 ही गुणनखंड है, 2 ही फैक्टर है, यानी 3 हमारा अभाज्य संख्या होगा। और ये विषम भी है, ऑड नंबर भी है ये, इसलिए 3 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है हमारी? 3। समझ पा रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा, मैंने आपसे पूछा बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या? आपको पता है कि भाज्य वो है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। क्या हो? 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब वो 2 से ज़्यादा लोगों से कटे। जैसे मैंने कहा 8 क्या और किसी के टेबल में आता है, तो यानी वो उसके जो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जब कोई नंबर और किसी के टेबल में आएगा, जब कोई नंबर और किसी के टेबल में आएगा तो वो भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक, तो आपको पता है 1 तो हमारा न भाज्य है न अभाज्य है, फिर 2 ये हमारा अभाज्य संख्या में आ गया, प्राइम नंबर में आ गया, फिर हमारा 3 ये भी हमारा अभाज्य है क्योंकि इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, और हमें तो वो नंबर ढूंढना है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। फिर मैंने कहा 4 क्या ये और किसी के टेबल में आता है? ये 1 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी, और किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में। तो क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं हो गए ना? तो ये हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या बन गई। तो आप सभी समझ गए होंगे कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। ठीक, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है हमारी? 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम है हमारी वो है हमारी 2, और जो हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, जो हमारी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है वो कौन है हमारी? 3। कौन है हमारी? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है हमारी? 3 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कोई बच्चा बिना क्वेश्चन किए हुए जाएगा नहीं, ध्यान रखना। जब तक आपने मान लो क्वेश्चन नहीं किए, ये मान लेना कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, आपको क्वेश्चन करके ही जाना है। चलिए हम क्वेश्चन कुछ करते हैं।
अब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है। चलिए पढ़ते हैं उसको। क्या पूछा गया हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि हमें संख्याओं के प्रकार, हमने आपकी अभी अलग अलग संख्याओं के रिश्तेदार पढ़े थे ना हमने, सम संख्या, विषम संख्या, अलग अलग टाइप्स पढ़े थे हमने संख्याओं के। तो उसी के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। क्या है? सत्य यानी ट्रू है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमारा? ये हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बोल रहा है। झूठ बोलेगा लगाएंगे गधे के 2 थापड़। और ध्यान से देखेंगे हम। ठीक, चलिए ध्यान से पढ़िएगा और समझ के पढ़िएगा। चलिए मैं भी आपको साथ के साथ पढ़ाते जाता हूँ। देखिए क्या कह रहा है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। क्या कह रहा कि सभी, क्या कह रहा है हमारा पहला फर्स्ट ऑप्शन कि सभी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लगाइए दिमाग, बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हमारी कौन होती है? जो कहाँ शुरू होती है? जीरो से। जीरो, वन, टू ऐसे। और प्राकृतिक कौन होती है हमारी? जो कहाँ शुरू होती है? वन से। वन, टू, थ्री। तो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो कहने के वजह से जितनी भी हमारी ये पूर्ण संख्याएं आ रही हैं ये सभी प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हैं। अरे कहाँ है? अरे वन से तो स्टार्ट है, लेकिन इसमें जीरो कहाँ मिल रहा है हमें? प्राकृतिक में नहीं मिल रहा ना। वो कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं, ये जितनी भी सभी पूर्ण संख्याएं हैं ये सभी प्राकृतिक है। प्राकृतिक में तो हमें जीरो मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा ना। तो यानी ये भाई साहब झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रहे हैं तो हम इनको ऐसे लेके पकड़ के काट देंगे। चाकू से ना काट देना, नहीं तो स्क्रीन खराब हो जाएगी फ़ोन की। ठीक, चलिए अब जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो क्या कहता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी सभी नेचुरल नंबर्स पूर्ण संख्याएं। इसका मतलब क्या है? प्राकृतिक आपको पता है जो हमारा वन से शुरू, वन, टू ऐसे हमारा। और पूर्ण संख्या क्या है? जो हमारा जीरो से शुरू, जीरो, वन, टू, थ्री ऐसे। तो कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरू हैं? वन से। और जो पूर्ण संख्याएं हैं क्या उसमें वन नहीं आता? आता है ना। टू भी तो आता है, थ्री भी आता है। यानी वन, टू, थ्री। और ये प्राकृतिक संख्याओं में भी वन, टू, थ्री। तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मैच नहीं हो रही है, मिल नहीं रही है? ये तो बात सही बोल रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, तो ये जितनी भी सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं हमारी पूर्ण संख्याओं में मैच हो रही हैं। यानी ये ऑप्शन हमारा सही है। और हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा कथन यानी कौन सा स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। चलिए हम तीसरा भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है? शून्य यानी जीरो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। अरे नेचुरल नंबर तो वन से स्टार्ट होता है। ये कह रहा है जीरो, यानी ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं। फिर पूर्णांकों यानी इंटीजर, इंटीजर पता है ना, नंबर लाइन जीरो, इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ माइनस, नेगेटिव, याद आ गया। तो पूर्णांक यानी इंटीजर में ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होते। अब आप ही बताइए क्या हमारा नंबर लाइन में संख्या रेखा पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आते? ऋणात्मक संख्या नहीं आती क्या? बिल्कुल आती हैं। लेकिन ये कह रहा कि भाई साहब नहीं आती हैं। झूठ बोल रहा है। मारो गधे के 2 थापड़ कान के नीचे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए और बी दो अलग अलग विषम अभाज्य संख्या है। अभी मैं आपको विषम अभाज्य बता के आया हूँ।
यानी हमें विषम संख्या भी लेनी है साथ में, और वो कैसी होनी चाहिए, अभाज्य भी होनी चाहिए। जैसे मैंने 3 लिया था, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। ठीक, तो हमारे पास 2 नंबर है, एक ए है और एक बी है। हमारे पास एक ए है, एक हमारा बी है, और दोनों ही कैसे हैं, विषम अभाज्य। कैसे हैं, विषम अभाज्य। अब मान लेते कोई विषम अभाज्य संख्या, जैसे मान लो 7, ये हमारा विषम भी है। विषम मतलब जो 2 के टेबल में पूरा पूरा ना कटे, और अभाज्य मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो। तो 7 हमारा ऐसा नंबर है जो विषम भी है और अभाज्य भी है। फिर मैंने कहा बी को भी हम ऐसे लेंगे, विषम अभाज्य। मैंने कहा 3, ये हमारा विषम भी है और अभाज्य भी है ना। तो पूछ क्या रहा कि उनका योगफल, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फर्स्ट ऑप्शन, कि उनका योगफल हमेशा एक अभाज्य संख्या होगा, यानी प्राइम नंबर। यानी हम 7 और 3 को क्या करते हैं, जोड़े। योगफल का मतलब क्या होता है, सम करना। सम मतलब ऐड। तो 7 + 3 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 10। और 10 क्या हमारा एक भाज्य संख्या नहीं है क्या, 10 हमारा किसी से नहीं कटता है, कटता है ना, तो ये भाज्य हो गया। लेकिन वो कह रहा है कि हमें अभाज्य मिलेगा, यानी ये भाई साहब हमारे गलत बोल रहे हैं। बताओ कितना गलत बोलते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, उनका गुणनफल हमेशा एक सम संख्या होगा। अरे ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, और इनका हम क्या करते हैं, गुणा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 21 आएगा। और वो कह रहा, और 21 हमारा क्या है, विषम है। क्या है, विषम, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं पूरा। लेकिन वो कह रहा कि आपको सम मिलेगा, इवन मिलेगा। तो ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कितने झूठे हैं। फिर हमारा एक ऑप्शन ये आता है कि उनका योगफल हमेशा एक विषम संख्या होगा। योगफल हमने देखा ही है, योगफल करने पर कितना आ रहा था, 10। कितना आ रहा था, 10। और 10 क्या हमारा सम नहीं है, 10 हमारा 2 से कटता कि नहीं कटता, यानी सम संख्या है। लेकिन वो कह रहा कि क्या होगा, विषम संख्या होगा। तो ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। यानी बचा कौन सा, हमारा सी। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। क्या कह रहा कि उनके वर्गों का अंतर, जो नंबर्स हैं उनके वर्गों का अंतर। आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि उनके वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर। मैं 7 का स्क्वायर करूँगा और 3 का स्क्वायर करूँगा। ठीक, उनके वर्गों का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, माइनस। तो 7 का स्क्वायर क्या आएगा, 49, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। और सब्ट्रैक्ट करूँगा, माइनस करूँगा, तो कितना आएगा, 40। कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर हमेशा 8 से पूरी तरह कटेगा, मतलब पूरा कट जाएगा। तो क्या 40 हमारा 8 से कट रहा है, बिल्कुल सर। 8 1 8, 8 5 40। अरे ये तो कट गया पूरा, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात। उनके वर्गों मतलब स्क्वायर, हमने स्क्वायर किया, अंतर मतलब डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कर दिया। और डिफरेंस करने पर देखा हमने 49 और 9 आया, दोनों कट गए हमारे, माइनस हो गए, 40 आ गया। और 40 हमारा 8 से कट जाता है। ठीक, कट गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्या कह रहा कि परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी इरेशनल संख्याओं के बारे में हमें बताना है। कौन सा कथन, सही कथन है। ये ध्यान से पढ़िएगा, सही पूछ रहा कि गलत पूछ रहा। तो क्या करा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होता है। कहना क्या चाहता है, दो अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब जैसे मान लो कि मैंने एक अपरिमेय संख्या ली √3, ये अपरिमेय है ना, क्योंकि 3 के किसी का स्क्वायर होता नहीं है। फिर मैंने एक संख्या और लिया √5, 5 भी हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता। फिर दोनों का किया मैंने गुणा, कह रहा ना कि
दो अपरिमेय संख्या हो, दो अपरिमेय संख्या है, इनका क्या करना है, गुणा करना है। क्या करना है, गुणा। और गुणा करने पर क्या आएगा, √15। ध्यान रखिएगा, ऐसे 5 3 जा 15। ठीक, कह रहा गुणा करने पर एक अपरिमेय संख्या होती है। 15 भी तो हमारा किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यानी हमारा ये अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ √3 मल्टीप्लाई √3, अब देखो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, दोनों अपरिमेय है ना। और अपरिमेय अपरिमेय से गुणा करने पर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पता है क्यों 3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब सेम नंबर हो उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते, ऐसे। अरे ये सेम नंबर नहीं है, जैसे अरे जैसे आप 3 × 3 कर रहे थे ना, तो आप उसको 3 स्क्वायर लिख रहे थे। ऐसे यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 है, उसको मैं √3 का स्क्वायर नहीं ले सकता। और स्क्वायर से अंडर नहीं कट गया तो केवल 3 बस नहीं बचा, देखो ये लिखा मैंने। और यहाँ पे 3 परिमेय है क्या, परिमेय है? परिमेय है। जब अंडर हट जाता है ना तो वो परिमेय बन जाती है। और देखो वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या होगी, हमेशा नहीं होगी, परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अगर हम अपरिमेय अपरिमेय का गुणा करेंगे, अगर हम अपरिमेय यानी इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा। लेकिन हमेशा नहीं, इरेशनल का मल्टीप्लाई करने पर रेशनल नंबर भी आ सकता है, परिमेय संख्या भी आ सकती है। फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, जितने भी हमारे रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर जो हर प्रकार की संख्या को डिनोट करते हैं, जितनी भी आपने संख्या पढ़ी, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, वो सभी हमारी रियल नंबर्स हैं। या तो वो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय। बिल्कुल सही बोल रहा है। जो रियल नंबर्स है मैंने कहा ना, उसमें सभी टाइप्स के नंबर आ रहे हैं, चाहे सम हो विषम हो, तो उसमें या तो परिमेय होंगे या तो अपरिमेय होंगे। ऐसा कोई नंबर है दुनिया में जो परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो? अरे दोनों में से कोई एक होगा ना, ना वो परिमेय होगा या तो वो अपरिमेय होगा। लेकिन ऐसा दुनिया में कोई नंबर है ही नहीं जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, यानी इसकी बात सही है। वो कह रहा दोनों में से कोई एक हो, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। तीसरा क्या कह रहा है, पाई एक परिमेय संख्या। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमने बताया था ना आपको कि पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है, ये कह रहा है परिमेय संख्या है। फिर क्या कह रहा है, शून्य एक अपरिमेय संख्या है। क्यों शून्य एक अपरिमेय संख्या है? अरे मैंने कहा शून्य, इसके अपन में कुछ नहीं तो मैं 1 नहीं लिख सकता। देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और क्या दोनों पूर्णांक नहीं है? मैंने आपको क्यू के लिए मना किया था कि 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 तो हो सकता है ना, क्यू 0 नहीं होना चाहिए लेकिन ऊपर वाला 0 हो सकता है। और ये कह रहा है, और ये हमारा परिमेय नहीं बन गया जब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है। और ये कह रहा है कि शून्य हमारा अपरिमेय है, बल्कि हमने इसको परिमेय दिखाया, तो ये भी रॉन्ग बोल रहा है। तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। और फिर इन क्वेश्चन को मैं तो कल आपको समझाऊंगा ही, अगर आपसे समझ में आते हैं, आपको बनते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। फिर एक क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिफ्थ। ठीक, इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या है। चलिए अब हम चलते हैं, बताइएगा, हमें ध्यान रखिएगा कि आपको इनके आंसर किस में बताने, कमेंट बॉक्स में। और आप ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास में अगर किसी चीज़ की कमी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उस पर क्या करेंगे, सुधार करेंगे। और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।